स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रकाश चैप्टर का पार्ट 10। दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा प्रकाश चैप्टर का, और हम कल से करेंगे गति चैप्टर। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे। अगर आप 1 से लेकर 10 तक पार्ट पूरे देखेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगी दोस्तों, और आपके क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 254 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, वो जो मैंने कल आपका उत्तर बताया था उसका आंसर ए है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सतह वास्तु के बराबर सीधा तथा आभासी बनता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। सुबह सूक्ष्मदर्शी प्याज के छिलकों की कोशिकाओं का परीक्षण कर रही है। वह एक फोकस से ज़्यादा संख्या में कोशिका को परीक्षित करना चाहती है, तो उसे परीक्षण करना चाहिए कम क्षमता में, तीव्र क्षमता में, तेल या निजव क्षमता में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों करना चाहिए कम क्षमता में। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। याद रखें दोस्तों आप, ये इसकी थ्योरी पढ़ लेना आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। क्वेश्चन नंबर 255 क्या कह रहा है? अक्षर बी का समतल दर्पण में इसके द्वारा बी दिखाता है प्रकीर्णन, पार्श्व परिवर्तन, दर्पण की गलत स्थिति या परावर्तन। ये दोस्तों दिखाता है पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनने वाला प्रतिबिंब उसका दायां भाग है जो कि बायां हो जाता है, तथा बायां भाग उसका जो कि दायां दिखाई देता है, जो कि पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। वही इसी कारण अक्षर जो कि बी प्रतिबिंब का समतल दर्पण की बी की तरह दिखाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी तो आपके लिए क्वेश्चन ही हलवा है कि अगर आप कांच के सामने खड़े हैं तो आपका सीधा हाथ जो उल्टा दिखाता है, जो उल्टा हाथ आपको सीधा दिखाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 256 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 256 नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य की आँख का वह भाग जो मध्य की तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, नेत्र लेंस, शालक व शंकु, कन्या या पुतली। ये दोस्तों होता है शाक एवं शंकु। आँख की गेंद जो कि पिछले वास्तविक भाग के अंदर की सतह जहाँ पर आँख प्रवेश करती है वहाँ प्रकाश की फोकस होता है, जो कि रेटिना कहलाता है। रेटिना की सतह लगभग 125 मिलियन प्रकाश वर्ष संवेदनशील घेरिकों की बनी होती है, जो कि प्रकाश संवेदनशील की होता है। याद रखें आप। चलते हैं 257 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपतन कोण 65 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री या 35 डिग्री। ये दोस्तों होगा 65 डिग्री का, जो कि आपतन कोण भी होता है, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। याद रखें, जब कोई किसी किरणें जो कि आपवर्ती सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में आ जाती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 258 की ओर। दोस्तों, 258 क्या कह रहा है? दृक् तांत्रिका जो कि ऑप्टिकल नर्व तथा दृष्टिपटल रेटिना के जंक्शन पर जहाँ संवेदन कोशिका नहीं होती है, जो कि दृष्टि संभव नहीं होता है, वहाँ जंक्शन कहलाता है। शंकुकोश, अंध बिंदु, ब्लास्ट, सपट, शलाक या कन्या। ये दोस्तों कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, अंध बिंदु जो कि ब्लास्ट सपाट। ये पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा। ऑप्टिकल नर्व जो कि रेटिना के जंक्शन को ब्लाइट सपाट कहते हैं, जो कि ऑप्टिकल डिस्क तथा ऑप्टिकल नर्व की आँख के दिमाग के लिए निकालता है। यहाँ पर कोई भी रोशनी पहचानने के लिए सेल नहीं होते हैं, और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। चलते हैं 259 की ओर। दोस्तों, जब एक वस्तु को ऑब्जेक्ट पर एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है, प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, फिर प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है। ये दोस्तों है प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है। जब एक वस्तु के समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है।
अंत में किसी वस्तु का समतल दर्पण की ओर गति करवाता है। पढ़ लेना दोस्तों अब इसका आगे का। चलते हैं 260 की ओर। एक वृद्ध अवस्था के दौरान नेत्र दृष्टि जो कि धुंधली हो जाती है क्योंकि नेत्र लेंस हो जाता है चौड़ा, संकीर्ण, धुलधुला या दीर्घवृत्त। ये दोस्तों हो जाता है धुलधुला। एक वृद्ध अवस्था के दौरान नेत्र की दृष्टि जो कि धुलधुली हो जाती है क्योंकि नेत्र के लेंस जो कि धुले हो जाते हैं। याद रखें आप। चलते हैं 261 की ओर। मानव नेत्र में लेंस की एक वस्तु की छवि कहाँ बनती है, कहाँ बनाता है? कनिया पर, रक्त पटल पर, श्वेत पटल पर या रेटिना पर? ये दोस्तों बनाता है रेटिना पर। जो कि केशुरुकी जीवों में रेटिना की दृष्टि पटल जो कि आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदनशील उत्तक परत जो कहते हैं, जो कि आँख की प्राणी का एक लेंस की है, जो कि सहायता में इस पटल के सामने एक दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती है। और यह पटल के लगभग एक फिल्म के कैमरा की भांति कि इसमें रासायनिक और विद्युत अभिक्रिया की एक श्रेणी के द्वारा तांत्रिक पर भेज देता है, जो कि यह मस्तिष्क की दृष्टि केंद्र पर तांत्रिका द्वारा भेजा जाता है। याद रखें आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 262 की ओर। क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? एक प्रकाश की किरणें वायु में चलते हुए जो कि पारदर्शी के माध्यम से तल पर आपतित होती है, जो कि आपतित कोण 45 डिग्री का है तथा परावर्तन कोण 30 डिग्री का है तथा माध्यम में आपतन कोण का सूचकांक ज्ञात करें। क्या होगा दोस्तों बताओ? ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर है √2 डिग्री। √2 होगा, जो कि आपतन कोण 45 डिग्री तथा परावर्तन कोण 30 डिग्री का होता है, जो कि साइन आई जो कि साइन आर होता है, जो कि साइन 45 डिग्री जो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, जो कि √2 में आएगा। चलते हैं 263 की ओर दोस्तों। एक प्रकाश की किरणें जो कि समबाहु कांच के प्रिज्म से 40 डिग्री पर टकराती है और दूसरे छोर की सतह से उसी कोण के बाहर निकल जाती है, तो किरणें में विचलन ज्ञात करें। 20 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 80 डिग्री? ये दोस्तों होता है 20 डिग्री। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण जो कि 60 डिग्री का होता है, जो कि आपतन कोण विचलन कोण से बराबर होता है, जो कि 60 डिग्री का होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 264 की ओर। कांच का अपवर्तक सूचकांक 3/2 है तो कांच का वेग होगा। ऑप्शन नंबर है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड माइनस में। ऑप्शन बी 3.1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि माइनस में। ऑप्शन नंबर है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि माइनस में। ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि माइनस में। ये दोस्तों होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि माइनस में। पूरी सतह को साफ पानी में गोताखोर साफ नहीं देख पाता है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि आँख की फोकस दूरी पानी में बदल जाती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत देर तक नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि प्रकाश की किरणें पानी में प्रकिल कर जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि प्रकाश की किरणें फैल जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि पानी में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। ये दोस्तों इसका आंसर है क्योंकि आँख की फोकस दूरी पानी बदल जाती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत दूर तक नहीं बनता है। याद रखें दोस्तों आप। ये दोस्तों ये रहा आँख की फोकस दूरी पानी के संपर्क में आने में बदल जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। याद रखें आप। तारों की रिंग प्रणाली पर पेड़ प्रणाली से बेहतर है क्योंकि ये कम वोल्टेज पर भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सारे उपकरण श्रेणी में जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि रिंग प्रणाली में कम ऊर्जा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सस्ती है। ऑप्शन नंबर डी ये सस्ती है। तारों की रिंग प्रणाली जो कि पेड़ों की प्रणाली से बेहतर होती है क्योंकि दोस्तों जो कि सस्ती होती है। ये याद रखें आप। तारों की रिंग प्रणाली जो कि पेड़ों की प्रणाली से बेहतर होने के कारण ये सस्ता होने में सुगमता है। याद रखें आप। चलते हैं सफ़ेद प्रकाश के विसरण के फैलाव से प्राप्त रंगीन ब्रेड को कहा जाता है। प्रतिबिंब,
मिराज, स्फटिक या परछाई। दोस्तों कहा जाता है स्फटिक। सफ़ेद प्रकाश के माध्यम से प्रिज्म से प्राप्त रंगीन जो कि ब्रेड जो कि स्पेक्ट्रल कहलाता है, जो कि प्रिज्म के रंगों के जो कि 7 होती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं। मानव के नेत्र में लेंस की एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? कनिया पर, रक्त पटल पर, श्वेत पटल पर या रेटिना पर? ये दोस्तों बनाता है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। जो कि केशरू जीवों में रेटिना पर पृष्ठ पटल जो कि आंखों के अंदर एक प्रकाश संवेदनशील उत्तल पत्र को कहते हैं, जो कि आँख की प्रणाली पर एक लेंस की सहायता से इस पटल के सामने दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती है। याद रखिए दोस्तों, बहुत बड़ी थ्योरी, आप पढ़ लेना। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु जो कि रक्त के दीप्त वस्तु नहीं है? चंद्रमा, बिजली का बल्ब, सूर्य या तारा? ये दोस्तों है चंद्रमा। चमत्कार वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जो कि अपनी सूर्य की रोशनी को प्रदर्शित करती है। जो कि गैर चमत्कार वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो कि अपनी रोशनी प्रदर्शित नहीं करती है बल्कि प्रकाश का प्रतिबिंब करती है, जो कि चमकीली वस्तु का उदाहरण है, जो कि सूरज, दीपक, लो। याद रखिए बल्ब भी है। एक प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी, यह मीटर, किलोग्राम, सेकंड की पद्धति से दूर की गई इकाई। या ऑप्शन नंबर डी, समय की इकाई। दोस्तों होता है ये एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष में वह दूरी है जो कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है। यह लंबाई मापने की इकाई है क्योंकि मुख्यतः लंबाई की दूरी अथवा के उसमें किया जाता है। याद रखें आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 271 की ओर। प्रकाश सदैव देश में यात्रा करता है? टेढ़े मेढ़े पथ पर, सीधी रेखा पर, वक्रीय पथ पर या वृत्तीय पथ पर? ये दोस्तों करता है सीधी रेखा पर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश का एक अनुरूप तरंग है जो कि गतिमान होने के कारण ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि प्रकाश में निर्वात की गति कर सकता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि हमेशा सीधी रेखा है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। दोस्तों मेरे सब, एक अपारदर्शी वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छाया में उत्पन्न करती है जब इसे प्रकाश के पथ में रखा जाता है। ब, ये सौर में प्रकाश से गुजर देती है। ऑप्शन नंबर सी, ये कोई भी प्रकाश में परावर्तित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी, यह उस पर पड़ने वाली पूरे प्रवास को अवशोषित कर लेती है। इसका नंबर है ऑप्शन नंबर डी, ये छाया में उत्पन्न करती है और जो सूर्य प्रकाश पथ को कर रखा जाता है। चलते हैं 273 की ओर। दोस्तों 273 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु जो कि परवासी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो कि परवासी होती है? तेतली कागज की प्लेन शीट, काली पेट हुई एक कांच की प्लेट, एक स्टील की प्लेट, ये पतली रंगहीन कांच की प्लेट? ये दोस्तों होता है एक तितली कागज की प्लेन शीट। ऐसे पदार्थ जिसमें जो होकर वस्तु को देख सकते हैं तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें परवासी कहते हैं, जो कि पॉलीथीन, तेल, गुना, कागज आदि होती है, जो कि परवासी करता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं। प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों ये देखो रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी अपन ने पढ़ा है। प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों पढ़ लेना आप थ्योरी इसकी पूरी। चलते हैं 275 की ओर। एक उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा होता है वास्तविक, आभासी छोटा और सीधा होता है, आभासी और अर्वधित होता है या अर्वधित होता है। दोस्तों होता है आभासी, छोटा और सीधा होता है। उत्तल दर्पण जो कि वक्राकार दर्पण का होता है, जिसमें प्रतिबिंब करने वाली प्रकाश की स्रोत की ओर उभरी हुई होती है, जो कि उत्तल दर्पण के बाहर की ओर प्रकाश का प्रतिबिंब करता है। इसलिए प्रकाश केंद्रित करने के लिए इनका
प्रयोग नहीं किया जाता है और इसे मछली की आँख वाला दर्पण भी अपसारी दर्पण भी के रूप में जाना जाता है। याद रखें आप, बहुत ही बड़ी थ्योरी यार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 276 की ओर। वायु एक प्राकृतिक प्रकाश है जो कि सौर पवनों द्वारा संगठन में तापमंडल में दिखता है, तो उसे वायु को पहचानिए। सौर आकृति, अरोरा या मैग्नेपोस या जेट धारा, इसको कहलाती है अरोरा। वायु एक प्राकृतिक प्रकाश है जो कि सौर ऊर्जा पवनों द्वारा संगठित ताप के मंडल में दिखाता है, तो वह वायु अरोरा कहता है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के रात के अंधेरे में भी अरोरा यानी प्रकाश की एक जादुई रंगों में ढल जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है। चलते 277 की ओर। गामा किरणें का आविष्कार गामा किरणें का आविष्कार किसने किया था? गामा किरणें का आविष्कार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी वी.एल. बेक या ऑप्शन नंबर डी पाल विलियर्ड। ये दोस्तों किया था पाल विलियर्ड। गामा किरणें का आविष्कार विद्युत चुंबकीय विकिरणें या फोटॉन जिनकी आवृत्ति जो कि उप आणविक कणों के आपसी के टकराव से निकलती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विनाश जो कि रिधर्मी विनाश होती है। याद रखें आप। चलते 278 की ओर दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है? ऑक्सीजन की अविष्ट उत्पादन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी फोटो से तात्पर्य प्रकाश तथा क्षितिज तात्पर्य संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश में ऊर्जा बदल देती है। ऑप्शन नंबर डी जीव जो प्रक्रिया संपन्न करते उन्हें प्रकाशी जो कि सौरपीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में ऊर्जा में बदल देती है। याद रखें दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 279। जब श्वेत प्रकाश को लाल कांच की प्लेट से गुजारने की अनुमति दी जाती है तो कांच की प्लेट होती है, इसके माध्यम में किसी भी रंग को गुजारने की अनुमति नहीं देती है। इसके माध्यम में केवल लाल रंग गुजारने की अनुमति देती है। इसके माध्यम से सभी सातों रंगों को गुजारने की अनुमति देती है, या इसके माध्यम से लाल रंग को गुजारने की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी इसके माध्यम से केवल लाल रंग को गुजारने की अनुमति देती है। जब सफ़ेद प्रकाश के लाल कांच में प्लेट से गुजारने की अनुमति दी जाती है तो कांच की प्लेट इसके माध्यम से केवल रंग से गुजारने की अनुमति दी जाती है। याद रखें यार। तारों की टिमटिमाहट के लिए उत्तरदायी घटना है प्रसार और परावर्तन, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रसार। ये दोस्तों होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाहट जो कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, जो कि वायुमंडल की विभिन्न परतों में जब प्रकाश को गुजारता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। चलते हैं 281 की ओर दोस्तों। यदि श्वेत प्रकाश की एक किरणें 30 डिग्री की है तथा आपतन कोण पर एक समतल दर्पण में पड़ती है तो लाल रंग का प्रतिबिंब का कोण होगा 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री से अधिक, 30 डिग्री से कम। ये दोस्तों होगा 30 डिग्री। यदि प्रकाश की किरणें 30 डिग्री का आपतन कोण पर समतल दर्पण पर पड़ती है तो पुनः 30 डिग्री परावर्तन कोण के आधार पर उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 282 की ओर। एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 10 सेंटीमीटर वाले फोकस की लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर वाले की दूरी पर रखा जाता है तो प्राप्त छवि का आकार होगा 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर। ये होगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। याद रखें दोस्तों आप। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर लेना इसको। चलते हैं दोस्तों 283 की ओर। यदि व्यक्ति अपनी आँख से 5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देखने की क्षमता समक्ष नहीं है तो संशोधन लेंस की स्थिति होनी चाहिए -0.2 डी। याद रखें दोस्तों, लेंस की शक्ति अपन 1/2 फोकस दूरी जो कि -1.5 जो कि 0.5 डी होता है।
याद रखें दोस्तों आप, जब जब एक प्रकाश का प्रतिबिंब से गुजारते हैं तो प्रतिबिंब के प्रकाश का वेग सदैव ये होता है आपतित प्रकाश के वेग से कम, आपतित प्रकाश के वेग के समान, आपतित प्रकाश के वेग से अधिक। ये प्रतिबिंब सतह के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये दोस्तों होता है आपतित प्रकाश के वेग के समान। याद रखें दोस्तों आप। थ्योरी पढ़ लेना दोस्तों, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लेना आप। चलते हैं दोस्तों 85 के दोस्तों। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में समय अंतराल लगभग कितना होता है? आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 2 सेकेंड। ये दोस्तों होता है 2 मिनट। पृथ्वी के धरातल के समान न होने वाले के कारण इसके वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो यहीं समाप्त होती है, अपना चैप्टर भी ख़त्म होता है। कल से अपन चैप्टर गति शुरू करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। कल से अपना नया पार्ट शुरू होगा दोस्तों, गति। दोस्तों अब तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर कृपया करके जुड़ जाए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, और आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पर बात भी कर सकते हैं दोस्तों। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।